जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। क्रिकेट सट्टे के अवैध कारोबार के आरोपी भोज बंधु के प्रतिष्ठान और कार्यालय में किया गया नापजोक, नोटिस जारी कर की जाएगी कार्रवाई। जिला अधिवक्ता संघ ने कार्य से विरत रहकर मनाया प्रतिवाद दिवस। अधिवक्ता इंद्रजीत भोज के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई का किया विरोध। परसवाड़ा बंद का आह्वान रहा सफल। अतिक्रमण कार्रवाई पर भेदभाव बरतने का व्यापारियों ने लगाया आरोप। अधूरे इंतजाम के बीच शुरू हुई मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता। कई महिला खिलाड़ी गिरकर हुई घायल। प्रतियोगिता समाप्त होने तक नहीं पहुंचे चिकित्सक। खेल अधिकारी ने जताई नाराजगी। हाईकोर्ट के आदेश पर तेज हुई ऑटो जब्ती की कार्रवाई। 20 से अधिक ऑटो किए गए जब्त। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि। सट्टे के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों के बयान और उनकी शिकायत के आधार पर जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य इंद्रजीत उर्फ टिंगा भोज के खिलाफ बिना जांच के अपराध दर्ज किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने सोमवार को एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया, जिन्होंने पुलिस के इस कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जताते हुए न्यायालय परिसर में जमकर नारेबाजी की और एक दिवसीय कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया। जिन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया है कि जिले में सट्टे के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों की शिकायत पर बालाघाट पुलिस ने जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य इंद्रजीत भोज के खिलाफ गैर जमानती अपराध दर्ज किया है, जबकि पुलिस ने अपराध दर्ज करने के पहले इसकी विस्तृत जांच करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते जिला अधिवक्ता संघ ने सोमवार को एक दिवसीय कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया और न्यायालयीन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। जिन्होंने पुलिस की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए इस कार्रवाई के खिलाफ एक दिवसीय कार्य बंद कर इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक और जिला न्यायाधीश सहित अन्य वरिष्ठ स्तर पर ज्ञापन के माध्यम से इसकी शिकायत की। परसवाड़ा मुख्यालय स्थित बस स्टैंड में निर्माण कार्य को लेकर पिछले दिनों की गई अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई में भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए व्यापारियों और स्थानीय जनों के द्वारा किया गया सोमवार को परसवाड़ा बंद का आह्वान सफल रहा, जहां बंद के आह्वान को लेकर परसवाड़ा के व्यापारियों और स्थानीय जनों ने धरना प्रदर्शन कर परसवाड़ा स्थित बस स्टैंड को सुसज्जित निर्माण करने और बस स्टैंड में जहां तहां किए गए संपूर्ण अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने परसवाड़ा पंचायत सचिव योगेश हिरवाने पर भेदभावपूर्वक अतिक्रमण की कार्रवाई करने और कुछ व्यापारियों का अतिक्रमण हटाकर उन व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। वहीं अपनी इस मांग को लेकर तहसील कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने बस स्टैंड के आधा अधूरे अतिक्रमण को हटाने की जगह संपूर्ण अतिक्रमण को हटाए जाने और बस स्टैंड को जल्द से जल्द सुसज्जित बनाने की मांग की। उधर परसवाड़ा बंद के आह्वान को देखते हुए परसवाड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र बघेल के नेतृत्व में जिले के विभिन्न थानों से पहुंची पुलिस ने सोमवार की सुबह परसवाड़ा में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। व्यापारियों ने स्थानीय जनों के आह्वान पर स्थानीय लोगों ने परसवाड़ा बंद को अपना पूर्ण समर्थन दिया, जहां सुबह से लेकर शाम तक लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रखे और बंद के समर्थन में धरने पर बैठे नजर आए।
आपको बताएं कि हाल ही में बस स्टैंड परसवाड़ा मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के निर्माण को लेकर ग्राम पंचायत सचिव योगेश सिरवानी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों ने बस स्टैंड में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की थी। जहां बस स्टैंड की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे व्यापारी कुछ लोगों को वहां से हटाया गया, लेकिन प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा की गई इस कार्यवाही कुछ ही व्यापारियों के खिलाफ की गई, जबकि अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय संचालित करने वाले अन्य दुकानदारों को इस कार्रवाई से मुक्त रखा गया। ऐसा आरोप लगाते हुए कुछ व्यापारियों ने अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई का जमकर विरोध भी किया था, जिन्होंने बस स्टैंड से संपूर्ण अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। जहां मांग पूरी न होने पर समस्त व्यापारियों ने स्थानीय जनों ने 26 नवंबर को स्थानीय राम मंदिर में एक आवश्यक बैठक का आयोजन कर 28 नवंबर को सोमवार को सर्वसहमति से परसवाड़ा बंद करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत आज सोमवार को बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सट्टे के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जहां सट्टे के इसी अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों को डराने, धमकाने, उनसे अवैध पैसों की वसूली करने सहित अन्य प्रकार के गैर जमानती अपराध में फंसे पत्रकार इंद्रजीत उर्फ टिंगा भोज, उनके भाई जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष नितिन उर्फ अम्मू भोज के घर पिछले दिनों की गई कार्रवाई के बाद आज सोमवार को प्रशासनिक दल बस स्टैंड स्थित इंद्रजीत भोज के कार्यालय और सचिन भोज के प्रतिष्ठान डंका होटल पहुंचा, जहां परिजनों की उपस्थिति में उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण की प्रशासनिक अधिकारियों ने नाप झोंक की कार्रवाई पूरी की। बताया जा रहा है कि पुलिस के इस मामले में संबंधित आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करने की भी कार्रवाई करेगी, जहां नोटिस जारी करने के बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश पर उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो खोल रहे बंद होगा लॉक है क्या? माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री दयाल से सूर्यवंशी की बालाघाट के न्यायालय ने ऑटो पलटने से एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में ऑटो चालक आरोपी विजय पिता चैनल शनिचरे 26 वर्ष वार्ड नंबर 3 सोनपुरी थाना रूपजर निवासी को धारा 279 के तहत 1 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड, धारा 304 ए में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपए का अर्थदंड और धारा 337 शीर्ष 4 में प्रत्येक शीर्ष में 2 माह का सश्रम कारावास व कुल 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 29 अगस्त 2016 को मृतक मनोज अपने मामा ओम प्रकाश का इलाज कराने ऑटो क्रमांक MP 50R 0502 से बालाघाट लेकर आ रहा था। ऑटो में मुंशी सुरेंद्र अजय उर्फ बंटी बैठे हुए थे। ऑटो को विजय शनिचरे चला रहा था। तभी धनसुआ बस्ती के पास पहुंचने पर विजय शनिचरे ने तेज गति से लापरवाही व खतरनाक ढंग से ऑटो को चलाकर रोड पर पलटा दिया था, जिसमें मनोज के सीने में गंभीर चोटें आई थी, जो इलाज के दौरान बालाघाट अस्पताल में मौत हो गए थे। ऑटो में बैठे अन्य लोगों को भी काफ़ी चोटें आई थी। मर्ग जांच के ऑटो क्रमांक MP 50R 0502 के चालक विजय शनिचरे का कृत्य धारा 279, 337, 304 एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम के पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी विजय शनिचर को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री रीता यादव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बालाघाट के द्वारा की गई थी। हाईकोर्ट से मिले आदेश पर अमल करते हुए यातायात पुलिस के द्वारा नगर में संचालित सवारी ऑटो के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है, जहां नगर में अवैध रूप से संचालित होने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर ऑटो जब्ती का प्रकरण बनाया जा रहा है, जिसका एक नज़ारा सोमवार को नगर में देखने को मिला, जहां यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर 20 से अधिक ऑटो चालकों पर कार्रवाई कर उनकी जब्ती बनाई। जहां ऑटो जब्ती का प्रकरण तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बताया जा रहा है कि जब्त किए गए सभी ऑटो पर न्यायालय के आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। ऑटो चालक जिसपे भी परमिट फिटनेस डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको माननीय न्यायालय हाईकोर्ट के आदेशानुसार वो उनको जब्त करना है और न्यायालय द्वारा ही छोड़ेगा। सर, न्यायालय की जो प्रक्रिया होगी उसमें क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके का जुर्माना लगेगा? वो न्यायालय से संबंधित है। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासुनी कार्यालय के अंतर्गत ग्राम कनकी से वन विभाग ने वन्य प्राणी चीतल के शिकार के आरोप में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 नवंबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर 2022 को वन विभाग वारासुनी के द्वारा वन क्षेत्र में सघनता के साथ निगरानी की जा रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर मिली कनकी के जंगलों में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर उसका मांस का बंटवारा किया जा रहा है, यह सूचना मिली, जिस पर वन अमला उच्च अधिकारी के निर्देश पर ग्राम कनकी में पहुंचकर मामले की जांच की गई। तो वन अमले ने राजू पिता साधुराम कंगाली उम्र 35 वर्ष निवासी कनकी के मकान से करीब आधा किलो वन्य प्राणी चीतल का कच्चा हुआ मांस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य आरोपी के मकान से चीतल के खून के धब्बे और बरागंज व पन्नी बरामद की, जिस पर उन्होंने राजू कंगाली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया था। सुखराम पिता सुदेलाल कंगाली, पंकज पिता राजू शिव ने, भानु पिता चैन सिंह मड़ावी की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही थी, जिसमें वन विभाग को मुखबिर की सूचना पर 28 नवंबर को 43 वर्षीय जनकलाल, 33 वर्षीय शुक्राम को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया है। उक्त मामले में 2 आरोपी फरार है। प्रकरण यह है कि कनकी के कुछ लोगों के द्वारा वन्य प्राणी चीतल का मांस क्रय किया गया था लामता आमता के किसी अज्ञात व्यक्ति से, और जिसमें दिनांक 7/10/22 को राजू नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था। 4 आरोपी फरार थे, जिसमें से 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके न्यायालय में टोटल कितने आरोपी बनाए गए हैं? अभी तक है 5 आरोपी, और बढ़ने की संभावना? अब वो जैसे जैसे कथन आएंगे उसके अनुसार जांच में देखेंगे। यानी अभी भी कितने आरोपी फरार हैं? अभी 2 है फिलहाल फरार है जो फरार है। क्या सेक्शन लगाया गया है? ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 48, ये 49, 50 और 51 के अंतर्गत तो आज ही न्यायिक आज 2 व्यक्तियों को, जो 2 अपराधी है, उन लोगों को न्यायिक उसमें प्रस्तुत करेंगे न्यायालय में। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेवरगांव लालबरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ विज्ञान सहायक वर्ग 3 के शिक्षक मनोज गजभिये को स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं से अभद्रता पूर्वक व्यवहार, अशोभनीय हरकत एवं स्कूल में कार्यरत स्टाफ के साथ लड़ाई झगड़ा करने सहित अनुशासनहीनता एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के जाने के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा 28 नवंबर को शिक्षक मनोज गजभिये को निलंबित कर दिया गया और निलंबन की अवधि में शिक्षक मनोज गजभिये का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लालबरा होगा। आपको बता दें कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरगांव लालबरा में अध्ययनरत छात्राओं के साथ शिक्षक मनोज गजभिये के द्वारा अभद्रता पूर्वक व्यवहार, अशोभनीय हरकत के साथ उनके साथ मारपीट की जाती थी एवं स्टाफ के साथ वाद विवाद कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाता था, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की गई थी और शिकायत में किए गए प्रस्ताव के आधार पर मनोज गजभिये विज्ञान सहायक वर्ग 3 के द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम 3(1)(2) और (3) तथा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 का उल्लंघन होने के कारण तत्काल प्रभाव से अनुशासनहीनता, अशोभनीय व्यवहार एवं लापरवाही के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए शिक्षक मनोज गजभिये को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में शिक्षक मनोज गजभिये का निलंबन मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लालबरा होगा एवं निलंबन अवधि में नियम के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। बालाघाट जिले में 28 नवंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य प्रारंभ कर दी गई।
वहीं खरीदी प्रारंभ होते ही उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से ट्रकों से धान का परिवहन जिले में होने लगा है। मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित कंजई चेक पोस्ट में अनुविभागीय अधिकारी वारासिन के निर्देश के अनुसार अन्य प्रदेशों से बालाघाट में हो रहे धान के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने व व्यापारियों के द्वारा अन्य प्रदेशों से धान का परिवहन कर समर्थन मूल्य में धान बेचकर अधिक लाभ प्राप्त करने की मंशा को ध्यान में रखते हुए धान से भरे वाहनों की जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। परंतु धान खरीदी के प्रथम दिवस ही चेक पोस्ट में अव्यवस्था देखने को मिली, जिसके कारण जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब कर्मचारियों के द्वारा व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई, जिसके बाद तहसीलदार के निर्देश पर टेबल कुर्सी व अन्य सुविधाएं वहां पर लगाई गई, परंतु बैरिकेड्स नहीं लगाए गए। ऐसी स्थिति में अन्य राज्यों से अवैध रूप से धान लेकर बालाघाट जिले में आ रहे ट्रक सीधे निकल जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। पर धान खरीदी चालू हुई, धान खरीदी बोल रहा हूँ, चेकिंग पोस्ट है ये। तो यहाँ पर सुबह 6 बजे से ड्यूटी लगाई गई हम लोगों की 2 बजे तक। क्या सुविधाएं हैं सर यहाँ पे अभी? पंडाल है, टेबल कुर्सी वगैरह है। तो सर गाड़ियाँ निकल रही तो जो गाड़ियाँ रुक नहीं पा रही है, बैरिकेड्स वगैरह कुछ नहीं लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखो आज से अब शुरुआत हुई है, ये सब प्रशासन की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में कब करते पता चलेगा। प्रशासन के निर्देशन में यहाँ 28/11/2022 से खरीदी प्रारंभ करने का निर्देश है, आदेश है। आज 2 किसानों के धान यहाँ पर आई है, करीब अभी 5 कुंटल करीब आई है। तो उनको तौल करके अभी रख दी है और जैसे और अपन ने कम से कम 56 लोगों को स्लॉट बुकिंग की तारीख दे चुके हैं। जैसे जैसे तारीख बढ़ेगी आएंगे लोगों की धान तौल के अपने को स्टॉक रखना है। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मलाजखंड गार्डन के पास मोटरसाइकिल के विद्युत पोल से टकराने से मोटरसाइकिल में सवार एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम ग्राम बिरसा शाखा निवासी 24 वर्षीय संदीप पिता देवन सिंह मेरा भी बताया गया है, जिसके शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिरसा शाखा निवासी संदीप किसानी का काम करता था, जो रविवार को मोटरसाइकिल में सवार होकर ग्राम नेवर गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गया था, जहां से रात्रि करीब 10 बजे वापस अपने घर बिरसा शाखा आते समय मलाजखंड गार्डन के पीछे सड़क में युवक की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर मामले की सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस की मदद से संदीप के परिजनों ने उसे उपचार के लिए बिरसा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर उपचार के लिए वहां के चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर युवक की ECG कराई गई, जिसके तुरंत बाद ही उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर अस्पताल के तहरीर मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं जाफो 174 के तहत मर्ग कायम कर सोमवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले की जाँच के लिए डायरी मलाजखंड थाना पहुँचाई गई है। शादी में गए थे और इन लोग क्या है वापस हो रहे थे घर के लिए, तो जाते जाते एक्सीडेंट हो गया। हम लोग को फ़ोन आया किसी का कि एक्सीडेंट हो गया है ऐसा करके, तो हम लोग गए देखे। उसके बाद लगाया हमने एम्बुलेंस को फ़ोन, एम्बुलेंस आ गई। फिर उन्होंने मतलब हम लोग गए बिरसा हॉस्पिटल, उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया बालाघाट के लिए। तो लाते लाते ही मतलब हम लोग यहाँ पहुँचे तो ECG वगैरह हुआ। फिर डॉक्टर बोले कि यार इसमें तो नहीं है, सांस वास नहीं चल रही है, करके उन्होंने मृत घोषित कर दिया। कितने बजे की बात है ये एक्सीडेंट करीब 10 से 10:30 के बीच की बात है। कहाँ की बात है ये? मलाजखंड में। मलाजखंड जी। किस साइड में मलाजखंड में? मलाजखंड में जो गार्डन है उसके जस्ट पीछे वाली रोड पे। कहाँ गए थे शादी पे आप लोग? शादी में गए थे हम लोग नेवर गाँव। क्या करते थे? अभी तो खेती किसानी करते थे। परसवाड़ा पुलिस ने एक नवजात बच्ची की मौत के मामले में उसे जन्म देने वाली एक 19 वर्षीय लड़की के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। इस 19 वर्षीय लड़की ने जन्म के तुरंत बाद ही नवजात बच्ची को लावारिस हालत में छोड़ दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह घटना परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चीनी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 नवंबर को 10 बजे करीब ग्राम चीनी में भागवती बाई नेवारे की बाड़ी के सागौन के पेड़ के नीचे एक नवजात बच्ची की लाश पाई गई थी। परसवाड़ा पुलिस ने इस नवजात बालिका की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर उसका दफन
कफन करवा दिया गया था और मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया कि 25 नवंबर की शाम को इसी ग्राम की एक 19 वर्षीय लड़की ने इस नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसे भागवत भाई नेवारी की बाड़ी के सागौन पेड़ के नीचे लावारिस हालत में छोड़कर अपने घर चली गई थी। 26 नवंबर को 10 बजे करीब यहां नवजात बच्ची मृत हालत में पाई गई थी। इसकी रिपोर्ट भागवती बाई नेवारी ने 50 वर्षीय परसवाड़ा थाने में की थी। मर्ग जांच के उपरांत परसवाड़ा पुलिस ने इस बच्ची को जन्म के तुरंत बाद ही लावारिस छोड़कर उसकी मृत्यु कारित करने के आरोप में इस 19 वर्षीय लड़की के विरुद्ध धारा 315 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जानकारी के मुताबिक यहां 19 वर्षीय लड़की परसवाड़ा के शासकीय अस्पताल में भर्ती है। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्राम पंचायतों में चल रहे शासकीय निर्माण कार्यों में महंगी रेत मिलना एक बड़ी समस्या के रूप में देखे जा रहे हैं। जहां रॉयल्टी वाली रेत की अधिक कीमत होने के चलते पंचायतों में चल रहे सड़क, नाली सहित अन्य निर्माण कार्य रुक से गए, तो वहीं कई पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्य भी अधूरे पड़े हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरपंच संघ के द्वारा पूर्व की भांति पीली पर्ची के माध्यम से पंचायतों को निःशुल्क रेत उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरपंच संघ के द्वारा पूर्व की भांति पीली पर्ची के माध्यम से पंचायतों को निःशुल्क रेत उपलब्ध कराए जाने की मांग की। जहां अपनी इसी मांग को लेकर सोमवार को जनपद पंचायत बालाघाट सरपंच संघ के बैनर तले विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इसमें सरपंच संघ के द्वारा समस्त पंचायतों को पीली पर्ची जारी कर उक्त पर्ची के आधार पर निर्माण कार्यों के लिए निःशुल्क रेत का आवंटन किए जाने की मांग की गई। रेत की बहुत समस्या हो रही, उसके लिए आए हैं। सीसी रोड है, नाली वाली निर्माण के लिए, पीएम आवास वाले मकान के लिए बहुत सी परेशानी हो रही। रेत बहुत महंगी हो गई है, उसके लिए कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। क्या मांग करते हैं आप? आशा है कि पहले जो पीली वो पर्ची मिलती थी फ्री वाली, अभी भी मिले, जिसमें हमारे जो है मकान बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या पीली पर्ची बंद कर दिया क्या? हाँ, बीच में बंद कर दिए थे। हम चाह रहे हैं कि इस बार चालू है। किसानों की फसल का वाजिब दाम दिलाने और उन्हें बिचौलिए से बचाने के लिए शासन के द्वारा प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाती है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शासन के द्वारा प्रदेश भर में 28 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू की गई। इसके लिए जिले में 142 केंद्र बनाए गए, जिसमें से ज्यादातर केंद्रों में धान की खरीदी अब तक शुरू नहीं हो पाई है। जिसके लिए जिले में 142 केंद्र बनाए गए, जिसमें से ज्यादातर केंद्रों में धान की खरीदी अब तक शुरू नहीं हो पाई। तो वहीं आज धान खरीदी के पहले दिन जिले में बनाए गए 142 केंद्रों में महज 5 केंद्रों पर ही 5 किसानों ने अपनी उपार्जन समर्थन मूल्य पर बेची। वहीं जिन धान खरीदी केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसान पहुंच रहे हैं, वहां पर भी धान खरीदी के माकूल इंतजाम नजर नहीं आ रहे। जहां जिले के ज्यादातर धान खरीदी केंद्रों में अब तक साफ सफाई तक की नहीं की गई, वहीं कई केंद्रों में साफ सफाई करने का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं कई ऐसे केंद्र हैं जहां अब तक नए बारदाने भी नहीं पहुंच पाए और फटे पुराने बारदानों में ही धान खरीदी की जा रही। तो वहीं कई धान खरीदी केंद्रों में बारदानों की छपाई, मार्किंग का कार्य अभी भी बाकी है। इसके अलावा विद्युत की व्यवस्था, किसानों के रुकने, पानी पीने, कैंटीन, पंडाल सहित अन्य व्यवस्थाएं अब तक पूरी नहीं हो पाई। वहीं कई धान खरीदी केंद्रों में बनाए गए प्रतीक्षा कक्ष के भी बुरे हाल है। हालांकि इस बार शासन ने SMS सिस्टम्स को फिलहाल धान खरीदी की इस प्रक्रिया से बाहर रखा है, जहां स्टॉल बुकिंग के आधार पर किसानों की धान समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, जिससे किसान काफ़ी खुश है। आपको पता है कि अक्सर यह देखने में आता है कि किसानों को उनका उपार्जन बेचने के लिए SMS नहीं मिलते थे और वे SMS मिलने की राह तकते थे, लेकिन इस वर्ष स्लॉट बुक कर उनका उपार्जन बेचने की सहूलियत शासन के द्वारा प्रदान की गई है, जिसके चलते किसान पहले दिन जाकर स्लॉट बुक कर लेते और दूसरे दिन अपना उपार्जन भेज देते, जो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। खरीदी केंद्र पायली कब से स्टार्ट हुआ ये? आज से ओपनिंग हो रहा था धान का। कितने किसान आए हैं आज 2 किसान आए हैं। जी, 2 किसान हैं। कितनी धान, कितने कुंटल खरीदी हुई होगी? अभी तो खरीदी 600 चालू हुआ है। फिर भी एक किसान का 70 कुंटल है, एक किसान का 40 कुंटल। और बारदाने की अगर बात करें तो बारदाने कैसे दिए जा रहे हैं? सेकंड यूज़ बारदाना है, उसमें कुछ फटे भी आ रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा गुणवत्ता वाला, साफ़ सुथरा वाला बोरे में बारदाना में भरा जा रहा है। जिले में 1,14,805 किसानों के द्वारा पंजीयन करवाया गया है और हमारी व्यवस्था ये है कि ये सारे किसान जो है वो हमें अपना जो है धान विक्रय हमारे सेंटर्स पर करेंगे। तो हमारी व्यवस्था जो है इन सारे किसानों से धान खरीदने की है।
कितने केंद्र बनाए गए सर अभी वर्तमान? अभी आज शाम 5 बजे तक जो जानकारी है हमारे पास में 142 केंद्र हमारे स्थापित हो चुके हैं। पिछले साल कितने केंद्र बनाए गए थे सर और इस बार कितने कम? 193 केंद्र बनाए गए थे और अभी भी जो है वो केंद्र ये अंतिम नहीं है, प्रोसेस जारी है। शाम तक रात तक और भी केंद्र की स्थापना हो जाएगी। सर इतना लेट केंद्र क्यों बनाए जा रहे हैं? 51 केंद्रों की कमी लग रही है अभी। जैसे कि आपको पता है कि इस बार शासन के द्वारा जो धान शॉर्टेज पिछले 2 साल में हुई थी, उन समितियों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूप से मतलब कहा गया था कि यदि वो धान शॉर्टेज की 50% की राशि जब तक जमा नहीं करेंगे उन्हें केंद्र नहीं बनाया जाएगा। तो समितियों के द्वारा जो है अपने कर्मचारियों से वसूल करके धान शॉर्टेज की राशि जमा की गई है और लगातार जमा की जा रही है, जिसके कारण थोड़ा सा विलम्ब जरूर केंद्रों के निर्धारण में हुआ है और लगभग जो है वो 32 समितियों के द्वारा जो है धान शॉर्टेज की राशि जमा की गई है और उनसे भी लग के जो और केंद्र बनेंगे वो लगभग हमारे पिछले साल के बराबर केंद्र बन जाएंगे। कितने किसानों ने आज धान अपनी? आज अभी तक जो प्राप्त जानकारी है कि 5 सेंटर्स पे 5 किसानों के द्वारा अपनी धान बिक्री की गई है। 239 कुंटल जो है धान आज हमारे केंद्रों पे प्राप्त हुआ है।